Good morning, students. 8th class. We have completed 3 chapters. Okay. Number 1, crop production and management. Other is the fiber. Okay, plastic and coal and petroleum. We have completed 3. And after that, I think one more chapter we have completed. Which chapter? Wait. Coal and petroleum we have completed, and conservation of plants and animals we have completed. We have completed total number of chapters 4. Now we will start the revision of chapter number 1. फर्स्ट चैप्टर का हम लोग आज रिवीजन करेंगे, है ना. ऐसा तो नहीं कि आगे चलते जाएं और पीछे का पूरा गायब ही कर दें, तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा. अब आता है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. तो सबसे पहले होता है कि व्हाट इज़ द एग्रीकल्चर, द साइंस दैट डील्स विद ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर ह्यूमन यूज इज नोन एज द एग्रीकल्चर. तो साइंस जो कि प्लांट को ग्रोइंग करने के लिए और एनिमल्स का, प्लांट को ग्रो करती है, एनिमल्स का यूज़ करती है, किसके लिए, इंसान के यूज़ के लिए जो हम लोग करते हैं. द साइंस दैट डील विद द ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर ह्यूमन यूज़, दैट इज नोन एज द एग्रीकल्चर. नंबर 2 आपका आता है व्हाट इज़ द क्रॉप. क्रॉप क्या है? सिमिलर काइंड ऑफ प्लांट्स कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल. सिमिलर काइंड ऑफ प्लांट्स कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल. जब एक ही समान पौधे बहुत बड़े एरिया के अंदर प्रोडक्शन किए जाते हैं तो दैट इज़ नोन एज द क्रॉप. नेक्स्ट आता है आपका, तो जो सीज़न होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉप. क्रॉप कितने तरह की होती है? बेस्ड ऑन द सीजन क्रॉप्स आर 3 टाइप्स. नंबर 1 रबी क्रॉप होती है, नंबर 2 खरीफ होती है, नंबर 3 होती है आपकी जायद क्रॉप. तो रबी क्रॉप्स कौन सी होती है? विच आर ग्रोन इन द रेनी सीजन. रेनी सीजन के अंदर बोली जाती है. रेनी माने आर से रबी और आर से रेनी. वो मैं इसलिए आपको याद करवा रही हूँ बेटा, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, रबी को खरीफ में डाल देते हैं, खरीफ को रबी में डाल देते हैं, और इतना अच्छा लर्न करने के बावजूद आपके नंबर कितने आते हैं? गोल गोल. समझ में आना. तो वी डोंट वांट गोल गोल. गोल गोल तो हमको नंबर नहीं चाहिए, उसके आगे 1 भी तो नहीं चाहिए ना. 10 आउट ऑफ 10 वही तो चाहिए हमें. तो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको कि रबी माने रेन, यूँ समझ लो आप तो कि आर से रबी और आर से रेन. तो क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द रेनी सीजन, जो क्रॉप्स रेनी सीजन में यानी कि जून टू सितंबर एंड हार्वेस्टेड, और उसकी कटिंग किसने के अंदर करेंगे हम? मंथ ऑफ द सितंबर अक्टूबर के अंदर अपन ने कटिंग कर ली उसकी. तो दिस इज कॉल्ड द खरीफ क्रॉप. 1 मिनट बेटा. तो हमने 3 तरह की आपको क्रॉप बताई कि सॉरी, ये जो रबी था ये आपका बिल्कुल गलत हो गया है इसके अंदर बाय मिस्टेक. तो अब अपन कहेंगे जो खरीफ क्रॉप है वो रेनी सीजन में हो जाती है. ओके, हो गया ना. देखो मुझे इतने साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, फिर भी कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाती है. तो खरीफ क्रॉप होती है जो कि रेनी सीजन में होता है. जून के अंदर अपन लोग इसको क्या करते हैं, सोइंग ऑफ द जो क्रॉप होता है वो आपका जून में होता है, और हार्वेस्ट हम कब करते हैं? सितंबर अक्टूबर में इसका हार्वेस्टिंग कर लेते हैं. और इसके एग्जांपल आपका पैडी माने राइस है, और पिजन पी अरहर की दाल है, मेज़ है, कॉटन है, सोयाबीन है, ग्राउंडनट है. ये सारी की सारी आपकी खरीफ की है. उसके बाद में आता है रबी क्रॉप. रबी क्रॉप जो होते हैं विंटर के अंदर होती है. ओके, कब होती है रबी? बेटा विंटर में होती है. सॉरी बेटा, मैं तुम्हें गलत बोल गई थी पहले. तो दीज आर सोन इन द विंटर सीजन. और कहाँ से? फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर. अक्टूबर में होता है. और हार्वेस्ट कब करते हैं अपन? अप्रैल में. देखिए अप्रैल के अंदर क्या आता है, जैसे वीट, गेहूँ. देखा करो आप, अप्रैल मई में जब छुट्टियाँ होती है तो आपकी मम्मी गेहूँ फैला के बैठ जाती है कि चलो छुट्टियों में साफ़ करवा दो आप गेहूँ. तो कब होती है वो फसल, कब कटती है? अप्रैल मई में वो फसल कटती है. तो कौन सी होती है? वीट है, ग्राम है, गेहूँ आते हैं, उसके साथ चने आते हैं, उसके साथ मटर भी आते हैं, सरसों भी आती है, जानवरों के लिए जो लिनसीड होते हैं वो आते हैं, ऑयल सीड्स आते हैं, है ना. तो दीज आर द रबी क्रॉप्स. थर्ड नंबर जो आपकी आती है वो क्रॉप कौन सी होती है? दैट इज़ द जायद क्रॉप. दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन द समर पीरियड. ये कौन से होते हैं? समर पीरियड में आ जाती है, और ये मार्च से जून के अंदर आ जाती है. तो एग्जाम्पल्स है जैसे कुकुम्बर है, वाटरमेलन है. दीज आर द समर क्रॉप्स. अब आता है agricultural practices. What are the agricultural practices? Then activities or tasks which are involved in cultivation. वो activities और वो task जो कि
कल्टीवेशन में, फसल के कल्टीवेशन के अंदर काम में आता है, पूरी फसल को उपजाना, उसको कटिंग करना। तो दीज आर कॉल्ड द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। और इसके अंदर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहले बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि कितनी आती है, बहुत ज़्यादा आती है। जैसे नंबर 1 प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, नंबर 2 सोइंग ऑफ सीड, उसके बाद में आप उसमें क्या करते हैं, बीज बोते हैं। और नंबर 3 पे आ जाएगा आपका एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। बीज डालने के बाद में क्या होता है, उसको न्यूट्रिएंट्स भी तो चाहिए, तो एडिंग मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजेशन। आफ्टर दैट क्या करेंगे, आप उसका इरिगेशन करेंगे, पानी देंगे, वाटरिंग टू द प्लांट। देन इरिडेक्शन ऑफ, जब पानी दिया तो आपने क्या हुआ, बहुत सारे जो है अनवांटेड प्लांट्स आ गए, तो इरिडेक्शन ऑफ अनवांटेड प्लांट्स या रिमूवल ऑफ वीड्स भी कह सकते हैं आप। उसके बाद में क्या होता है, बहुत सारे कीड़े वीड़े लगने की संभावना होती है, तो प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट। और देन जब फसल आपकी तैयार हो गई तो उसके अंदर क्या होगा, हार्वेस्टिंग किया आपने, उसको कटिंग किया, दैट इज़ द हार्वेस्टिंग। आफ्टर दैट आता है आपका थ्रेशिंग। थ्रेशिंग माने रिमूवल ऑफ सीड्स फ्रॉम द स्टल्क, जो तुनके अलग निकालते हैं, उसके से अब बीज निकालते हैं। आफ्टर दैट क्या होता है, विनोइंग। विनोइंग माने जो सीड्स आपके थे लेकिन उसके साथ में क्या होगा, जो हस्क था वो भी आपका साथ में। तो विद द हेल्प ऑफ विंड, व्हेन वी सेपरेट ग्रेन्स एंड हस्क विद द हेल्प ऑफ विंड, दैट इज नोन एज द विनोइंग। और स्टोरेज एंड मार्केटिंग, उसके बाद में हम स्टोरेज करते हैं और उसको मार्केट में करते हैं। तो दीज आर द स्टेप्स, दीज आर द एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। और ये सारी एक्टिविटीज़ जो होती है वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर आ जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है, सॉइल। अब सबसे पहले आते हैं कि हमने क्या पढ़ा था कि सॉइल के अंदर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ा था हमने। सॉइल में क्या आ जाता है, सॉइल प्रोवाइड्स मिनरल टू द सॉइल। जो सॉइल जो होते हैं वो मिनरल्स देती है, प्रोवाइड करती है। किसको देती है मिनरल्स, वो वेट। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इन्वॉल्व, इस 3 चीज़ें होती है, प्लॉइंग होता है, उसमें लेवलिंग होती है और मैन्यूरिंग होती है। तो उसके कारण क्या होता है, आपका टर्निंग और लूजनिंग ऑफ सॉइल्स भी उसके अंदर आ जाता है, जिसके कारण जो आपकी सॉइल होती है वो एरिएट हो जाती है। ठीक है, रूट्स कैन गो डीप इन द एरिएटेड सॉइल। एरिएटेड सॉइल के अंदर रूट्स जो होती है वो आसानी से नीचे चली जाती है। इसके अंदर हम लोग डिफरेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्पेड होता है, भाला है, लाइट होता है, हैंड ट्रॉवल होता है, कल्टीवेटर होता है, ये सारे यूज़ किए जाते हैं। मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। मैन्यूर्स जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है, फार्म यार्ड मैन्यूर्स होती है, ग्रीन मैन्यूर्स होती है और कंपोस्ट होती है। फर्टिलाइजर्स 3 तरह के होते हैं, एक आता है नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड है, मेन होता है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स जिसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरा फॉस्फेट फर्टिलाइजर जिसमें फॉस्फेट बहुत जल्दी होता है, और तीसरा होता है पोटाश फर्टिलाइजर्स, यानी कि अब अपन इसको कहते हैं NPK। क्या बोलते हैं, NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम और नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश। उसके बाद में आता है सीड जर्मिनेशन एंड राइजिंग ऑफ वाटर आर बेनिफिट्स ऑफ इरिगेशन टू द क्रॉप। इरिगेशन की क्या होगा, सीड जर्मिनेट होगा तभी जो प्लांट होगा राइज होगा, ऊपर बढ़ेगा, तब जब हम इरिगेट करेंगे। तो बहुत सारे मेथड होते हैं आपके, देयर आर 2 मेथड्स होते हैं इरिगेशन के। एक होता है आपका कौन सा, मॉडर्न मेथड, और एक होता है आपका जो ट्रेडिशनल मेथड चल रहे होते हैं। जो ट्रेडिशनल मेथड होते हैं उसके अंदर कौन सा होता है आपका, चरस, ढेकली, ये सब चीज़ें होते हैं। लेकिन जो मॉडर्न मेथड होते हैं उसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, स्प्रिंकलर सिस्टम, और दूसरा कौन सा होता है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होता है। तो स्प्रिंकलर सिस्टम जो होता है, व्हाट इज़ द इरिगेशन, सबसे पहले द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप इन द फील्ड एट अ डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। अलग अलग दूरी के ऊपर जो क्रॉप होती है उसको अलग अलग टाइम पे जब हम पौधे को पानी देते हैं तो दैट इज़ द इरिगेशन। एंड इट वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, किसी फसल को जो होता है ज़्यादा पानी चाहिए, किसी फसल को कम चाहिए। सीजन टू सीजन एंड सॉइल टू सॉइल डिपेंड करता है। सीजन टू सीजन माने कि आपका कौन सा सीज़न है, अगर रेनी सीजन है तो आपको देने की ज़रूरत ही नहीं है, ऊपर वाला अपने आप पानी दे रहा है। उसके अलावा सर्दी है तो वहाँ पर क्या होता है, रेट ऑफ ट्रांसप्रेशन कम हो जाता है, इसलिए कम पानी चाहिए। लेकिन वही अगर आपका सीज़न गर्मी का है तो प्लांट्स नीड मोर वाटर। ओके, अब अगर बात करते हैं व्हाट इज मीन बाय द
थ्रेशिंग. थ्रेशिंग क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द स्टल्क, दैट इज नोन एज द थ्रेशिंग. और व्हाट आर द मीन्स ऑफ इरिगेशन, यानी कि कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा इरिगेशन के मीन्स हैं? आर वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड, लेक, रिवर, डैम्स एंड कैनाल्स आर द मीन्स ऑफ इरिगेशन. अब आप क्या आ जाता है कि राइट द स्टेप्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आप कौन कौन से स्टेप्स लेंगे? द स्टेप्स टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर. पहला नंबर, इन्वेस्ट मोर इन एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर एजुकेशन एट नेशनल एंड स्टेट लेवल. एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करिए. नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर एग्रीकल्चर को बाकायदा हमको क्या करना चाहिए? बढ़ावा देना चाहिए. इंक्रीज इरीगेशन, ड्रिप इरीगेशन जो होती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट, ये सब चीज़ों को हमको इस्तेमाल करना चाहिए. रिड्यूस सॉइल इरोजन फ्रॉम मोनोक्रॉपिंग, है ना. स्विच टू मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल इंटरक्रॉपिंग. अलग अलग जो ट्रेडिशनल इंटरक्रॉपिंग होती है, एक ही फसल नहीं उगाई, उसमें हमने 2-3 फसल उगा ली, तो एक फसल अगर हमको नुकसान दे रही है तो दूसरी फसल हमको फ़ायदा दे देगी. उसके अलावा रिड्यूस राइस सब्सिडाइज, ओके छोड़ो. ओके, तो नाउ हम लोगों ने क्या किया? व्हाट आर द वीड्स. वीड्स क्या होती है बेटा? वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट अदर देन द क्रॉप प्लांट ग्रोइंग अलॉन्ग विद द क्रॉप. वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो आपकी क्रॉप के साथ साथ चले जाते हैं. वीड्स ग्रो वाइगोरसली, बहुत तेज़ी से वो ग्रो करते हैं, एंड ड्रॉ मोर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल देन क्रॉप प्लांट. जो आपकी क्रॉप प्लांट होती है वो जितना न्यूट्रिएंट्स सॉइल से लेती है उससे कहीं ज़्यादा जो होता है आपके वीड प्लांट ले लेते हैं. दे मेक्स द सॉइल पुअर इन मिनरल्स एंड डिप्राइज द क्रॉप ऑफ इट्स मिनरल सीड्स. मतलब कि पूरी की पूरी जो फसल होती है ना, उसका सारा जितना भी मिनरल्स होता है उसको सौंक लेते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं, ले लेते हैं. तो दे ऑल्सो ब्लॉक फुल सनलाइट एंड एयर फ्रॉम द क्रॉप. और जितनी भी सनलाइट होती है वो सारी की सारी जो होता है, जो अनवांटेड प्लांट्स फैल जाएंगे अगर तो सनलाइट ले लेंगे, तो वी ऑलवेज रिमूव द वीड्स. अच्छा, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लूज सॉइल. जो होता है लूज सॉइल का जो होता है उससे का क्या बेनिफिट है? तो देन सीड्स आर इन डेप्थ, इट हेल्प्स इन जर्मिनेशन. तो लूज करने के बाद जो बीड गहराई में चले गए तो वो जर्मिनेशन के अंदर हेल्प करेंगे. दूसरा क्या होता है? लूज सॉइल अलाउज द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल. जो लूज सॉइल होती है वो रूट्स को अंदर गहराई में जाने देती है. अगर अंदर जाके वो एकदम पत्थर जैसी मिट्टी हो गई तो रूट्स क्या करेगी? उसको पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगी. पौधे की जर्मिनेशन क्या हो जाएगा? अगर जर्मिनेट हो गया तो उसका डेवलपमेंट रुक जाएगा. ठीक है. लूज सॉइल अलाउ द रूट ऑफ न्यू क्रॉप्स टू ब्रीथ इजीली. जो लूज सॉइल होती है, जो रूट की नई नई सारी की सारी जो ब्रांचेस होती है उन सबको क्या करता है? ब्रीथ आसानी से, सांस आसानी से लेती है. क्यों? क्योंकि लूज सॉइल है, मीन्स देयर इज अ एरेटेड सॉइल. तो लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ बेनिफिशियल माइक्रोब्स. जैसे अर्थवॉर्म है, सॉइल के अंदर क्या होता है? बहुत सारे बेनिफिशियल जो होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. तो ये उनको डेवलप कब होंगे? जैसे कि एग्जांपल हो गया अर्थवॉर्म. अगर उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, मतलब सांस ही नहीं ले पाते हैं, तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे. व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मैन्यूर. मैन्यूर की क्या एडवांटेज है बेटा? तो कौन कौन से एडवांटेज है? मैन्यूर इंप्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल. सॉइल का टेक्सचर इंप्रूव करता है. मैन्यूर एनहेंस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. मैन्यूर डालने से क्या होगा? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होगी सॉइल की इंप्रूव हो जाएगी. मैन्यूर इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स. नंबर ऑफ जो फ्रेंडली माइक्रोब्स होंगे वो भी उसके अंदर इंक्रीज हो जाएंगे. मैन्यूर मेक्स द सॉइल पोरस. हवा वाली बना देगा, छेद बना देगा उसमें. किसमें? मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर. ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स इजी. जिसके कारण जो होता है वो गैसों का एक्सचेंज क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा. और गैसों का एक्सचेंज अगर आसान हो जाए मीन्स सॉइल इज एरिएटेड. एरिएटेड सॉइल है मीन्स रूट कैन ब्रीथ इजीली. और ब्रीथ इजीली मीन्स दे गो डीप इन द सॉइल. नीचे की तरफ जाएगी सॉइल के अंदर. एंड स्टेम विल गो अपवर्ड. स्टेम आपका ऊपर की तरफ जाएगा. मीन्स यू गेट अ वेरी वेरी रिच क्रॉप. बहुत ही अच्छी शानदार फसल आपको मिल जाएगी. अच्छा, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ
इरिगेशन की क्या बेनिफिट्स है? हेल्पफुल इन द जर्मिनेशन ऑफ सेड, बिकॉज विदाउट वाटर जर्मिनेशन विल नॉट बी पॉसिबल। नंबर 2, इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपरेशन फॉर द लीफ, यानी कि जो लीफ के द्वारा रेट ऑफ इवोपरेशन नहीं आएगा, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन आएगा। लीव्स के द्वारा जो वाटर लॉस होता है दैट इज नोन एज द ट्रांसपिरेशन। तो द इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन फॉर लीव्स। नंबर 3 आ जाएगा इम्पोर्टेंट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप। क्रॉप की ग्रोथ और डेवलपमेंट इन सब के लिए क्या होगा? बहुत ही बेनिफिशियल वो रहेगा। अच्छा, व्हाट इज अ कल्टीवेटर? कल्टीवेटर क्या होता है? कल्टीवेटर इज एन एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट विच इज ड्राइवन बाय अ ट्रैक्टर। एक एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट होता है जो कि अंदर ट्रैक्टर के द्वारा चलाया जाता है और इट इज़ यूज्ड फॉर प्लोइंग। इसको इस्तेमाल जो होता है आजकल हम किस में करते हैं? प्लोइंग में करते हैं। यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव बोथ टाइम एंड लेबर। ठीक है, समझ में आ गया? दोनों चीज़ें बताएगा कल्टीवेटर आपका, एक तो टाइम बताएगा और दूसरा आपका लेबर बचा देगा। अच्छा, एक आपका था कि व्हाट इज राइट बायोग्राफी ऑफ एम.एस. स्वामीनाथन के लिए, एम.एस. स्वामीनाथन के लिए है ना। तो प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन कौन थे? वॉज बॉर्न ऑन द 7 अगस्त 1925। इस तमिलनाडु के अंदर ये बॉर्न हुए थे। बहुत ही ग्रेट जो थे वो जेनेटिक साइंटिस्ट थे। ही इंट्रोड्यूस्ड इम्प्रूव्ड फार्मिंग प्रैक्टिसेस ऑन टर्म, उसके उन्होंने जो इंट्रोड्यूस करवाया था वो क्या था? ग्रीन रिवॉल्यूशन। 1966 के अंदर मिक्स द सीड ऑफ मैक्सिको एंड मिक्स द सीड ऑफ पंजाब। पंजाब और मैक्सिको के जो सीड्स थे उसको मिला के उन्होंने एक नई ब्रीड तैयार की थी जिसे हम कहते हैं हाइब्रिड सीड्स। और हाइब्रिड ब्रीड्स के कारण जो ग्रेन की प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ गई कि हमारे देश के अंदर जो हम पहले हम क्या करते थे? इंपोर्ट करते थे, और उसके बाद में ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में हम लोग क्या हुआ? इंपोर्ट नहीं करने बल्कि एक्सपोर्ट करने लगे। वी बिकेम टोटली इंडिपेंडेंट इन द ग्रेन के मामले में हम लोग जो होता है वो टोटल अपने ऊपर डिपेंड हो गए, हमको किसी और की ज़रूरत नहीं रही। इट वाज अवार्डेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। उनको क्या होती है? पद्मश्री। उनको 1967 में पद्मश्री मिला था और पद्म भूषण 1972 में मिला था एंड पद्म विभूषण इन 1989 में। मतलब उनको 3 मिले थे। पहला नंबर इंडियन गवर्नमेंट ने उनको पद्मश्री दिया था 1967 के अंदर, पद्म विभूषण दिया था 1972 में और पद्म भूषण दिया था 1972 में और पद्म विभूषण दिया था 1989 के अंदर। क्यों दिया था? ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या किया था उन्होंने हाइब्रिड सीड तैयार किए थे इन 1966, सीड्स ऑफ मैक्सिको एंड सीड्स ऑफ पंजाब। समझ में है ना? दोनों को मिला के एक नया उन्होंने हाइब्रिड तैयार की थी और उसके कारण हम लोग जो होते हैं टोटली इंडिपेंडेंट हो गए इन द फील्ड ऑफ ग्रेन। हो गया? नाउ आई थिंक इफ यू फिनिश द रिवीजन, आई हैव फिनिश द रिवीजन ऑफ चैप्टर 1। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कंसल्ट टू मी। आप स्कूल में आ सकते हैं, 9 to 12 का टाइम है, उसके अंदर आपको जहाँ भी कहीं प्रॉब्लम हो रही है, अटक रहे हैं आप, तो वहाँ पर आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।